तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? विहान बोल ही रहा था कि बीच में बात काटते हुए नव्या बोली, अभी मैं थोड़ी देर बाद ये कपड़े उतार दूंगी। नव्या अपनी नज़रें नीचे किए हुए ही बोल रही थी। विहान ने नव्या की बात सुनकर आंखें छोटी करके देखने लगा। विहान को समझने में सेकंड भी नहीं लगा कि नव्या किस बारे में बोल रही है। विहान ने भी लंबे सांस लेते हुए कहा, तो उतारो कपड़े अभी के अभी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? नव्या ने उंगली पॉइंट करते हुए आगे बोली, माना मेरी औकात नहीं इन कपड़ों को लेने के लिए, पर मैं क्या करती, मेरे पास कपड़े नहीं थे और तुम्हारी दादी आ गई इसीलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए, पर उनके जाने के बाद मैं इसे निकाल के रख दूंगी। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये याद दिला दूँ कि ये बहू का किरदार निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी बात ना मानने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जल्दी से ये सब बंद करो, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है दिखावा करने का। नव्या विहान से दूर हो गई, किचन की तरफ मुँह करके खीर बाउल में निकालने लगी। अरे अपनी बीवी को छोड़ेगा तो खीर बनाएगी, दादी ने लिविंग एरिया में बैठे ही आवाज़ दे के बोली ताकि दोनों का मज़ा ले सके। दादी की आवाज़ सुनकर नव्या हड़बड़ाते हुए खीर वाला ट्रे उठाई और एक नज़र विहान को देखकर किचन से बाहर निकल गई। नव्या को ऐसे जाता देखकर विहान और भी नफ़रत से देखने लगा। अनिका जी सोफे से उठकर बाहर शिव के पास गई और बोली, ये लड़की कौन है? शिव ने नज़रें झुकाए ही कहा, बड़ी मैम, ये वही लड़की है जो बॉस की न्यूज़ में आर्टिकल बनाई थी। शिव खुराना परिवार का वफादार बॉडीगार्ड था, या यूँ कहा जाए तो एक फैमिली जैसा ही था। अनिका जी को समझने में देर नहीं लगी, आखिर उनके बेटे ने ये शादी क्यों की है, वो भी एक मामूली लड़की जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। खैर जो भी हो, जैसी भी हो, हमारे बेटे को किसी ने टक्कर तो दिया तो शादी करने पर मजबूर हो गया। ये सोचते हुए मुस्कुराने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग दादी, अनिका जी और नव्या की खीर को टेस्ट की। वाकई खीर लाजवाब बनाई है हमारी बहू ने, दादी तारीफ करते हुए बोली और अपने गले से सोने का चेन उतारकर नव्या के गले में डालते हुए बोली, ये तुम्हारा पहला रस्म का पहला तोहफा है। विहान भी नाश्ता करते वक्त बातें सुन रहा था, पर कोई रिजेक्ट नहीं किया, ना ही नज़रें उठाकर देखा। पर नव्या की नज़रें बार बार विहान की तरफ ही जा रही थी। फिर अंदर ही अंदर सोच रही थी, अब ना जाने ये सन के आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसे तो यही लगता होगा कि मैं ही जानबूझकर कर रही हूँ। मुझे ये लालची समझता होगा। विहान की मॉम नव्या को आशीर्वाद देते हुए कही, एक लाइन, ये लाइन वो अपने बेटे के बारे में बोल रही थी जो नव्या अच्छे से समझ रही थी। पत्थर में एक कमी ही है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी ये खूबी भी है कि वो कभी बदलता भी नहीं है। दादी और अनिका जी विहान और नव्या को आशीर्वाद देकर विला से मेंशन के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद नव्या को अब डर लग रहा था, कहीं ये मुझ पर गुस्सा ना निकाले, इसीलिए तेज़ी से कमरे में जाने लगी ताकि जल्दी से कपड़े चेंज कर सके। नव्या सीढ़ियों से ऊपर जा ही रही थी, इतने में विहान ने तेज आवाज़ में बोला, कहाँ जा रही हो तुम? नव्या बिना पीछे मुड़े ही बोली, ये कपड़े सही सलामत रखने, जिसे पहनना मेरी कभी औकात नहीं है। नव्या की ये लाइन सुनकर विहान को और भी गुस्सा आने लगा। विहान ने दांत पीसते हुए बोला, अगर तुमने चेंज किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो जल्दी। विहान नव्या को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मालविका मेहरा ज्वालामुखी की तरह भड़क रही थी। अपनी एक खबरी से खबर लगवाया, आखिर विहान खुराना ने किस लड़की के साथ शादी किया है, इसका बैकग्राउंड निकालो। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में होगा। उस आदमी के हाथ में कुछ तस्वीरें थी जो मालविका मेहरा के सामने खड़ा होकर बता रहा था, मैम ये वही लड़की है जिसने आपका और विहान सर का फ़ोटो न्यूज़ आर्टिकल में छपवाए थे, और हमारी खबरी से पता चला है कि विहान सर ने उस लड़की से बदला लेने के लिए ये शादी किया है। ऑफिस में विहान खुराना ने उसे नौकर असिस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। उसके मुंह से ये लाइन सुनने के बाद मालविका का फेस
खिल उठा। उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि विहान सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए ये शादी किया। पर क्या ज़रूरत थी उसे शादी के लिए? उस लड़की के लिए और तरीके से बदले ले सकता था। वो आदमी बोल ही रहा था कि मालविका ने बीच में टोकते हुए बोली। आगे कहा, ये लड़की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। कांदीवाली में ये लोग रहते हैं। अग्रवाल फैमिली। ये लड़की किसी राज नाम के लड़के से प्यार करती है। इसकी सगाई वाले दिन 4 दिन पहले उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया विहान खुराना की कार से। आगे का तो आपको सब पता ही है। खैर, जो भी हो, इस सीन में मुझे भी शामिल होना चाहिए। असली मज़ा अब आएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा कि मैं उन दोनों को जल्दी से अलग कर दूं। खुराना इंडस्ट्री। विहान दिन भर काम में बिजी था और साथ ही साथ में नव्या को दिन भर काम लगा रहा था ताकि उसे तकलीफ में देख सके। नव्या को यही लग रहा था शायद विहान उसे उसके घर जाने दे, पर ऐसा नहीं हुआ। शाम का वक्त विहान की नज़र बार बार नव्या पर जा रही थी क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके लेकर जाए। विहान को पता था घर जाने के लिए नव्या एक्साइटेड है और यही मौका है कि मैं उसे ना लेकर जाऊं। विहान जानबूझकर नव्या को काम पर काम देते जा रहा था। ऐसे ही चलता रहा। शाम से रात हो गया। नव्या के फेस पर उदासी दिखाई दे रही थी, फिर भी कुछ नहीं बोल सकती थी और ना ही उससे कुछ मांग सकती थी, ना ही कह सकती थी। बस अपने काम में मुंह लटकाए किए जा रही थी। विहान चेयर से उठा और अपना कोट लिया, नव्या की तरफ बढ़ गया और कहा, चलो मेरे साथ। नव्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो पूछना चाहती हो कि कहाँ जाना है, पर वो पूछ भी नहीं सकती। केबिन से दोनों बाहर निकले। शिव बोला, बॉस गाड़ी रेडी है। शिव इतना बोल के आगे बढ़ा। रुको तुम, चाबी मुझे दो, विहान ने शिव से कहा। शिव ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। शिव ना बोल रहा था और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था, जिसे देखकर विहान ने तेज़ आवाज़ में बोला, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैंने कहा कार का की दो। शिव तुरंत चाबी निकाल आगे कर दिया। चाबी लेते वक्त विहान ने नव्या की तरफ भी देखा और बोला, तुम्हें क्या अलग से इनवाइट करना पड़ेगा? चलो जल्दी। दोनों ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर आके कार में बैठ गए, पर कार में सन्नाटा था। विहान ने नव्या को लेकर नहीं जाता, पर उसकी माँ का कॉल आया था कि बहू को उसके मायके पग फेरे के लिए लेकर गया कि नहीं। अनिका जी को पहले ही समझ में आ गया था कि ये शादी विहान ने सिर्फ अपना ईगो हर्ट होने की वजह से किया है और वो इस मासूम लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए वो शिव को बार बार कॉल लगाकर पूछ रही थी विहान ने नव्या को उसके मायके लेकर गया कि नहीं। शाम से रात हो गया। शिव ने अनिका जी को बताया कि उसके बॉस अभी तक मैम को लेकर नहीं गए, तो अनिका जी ने विहान को कॉल लगाकर स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। अग्रवाल हाउस से मनोहर जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। कनिका और उसकी माँ मिलकर जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। टिफ़िन लेकर हॉस्पिटल जाना था। खाना बनाने में दोनों बिजी थी। उसी वक्त घर के सामने एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी कार आकर रुकी। इस महंगी कार को देखकर कॉलोनी के लोग सभी खिड़की दरवाजे से खड़े होकर देख रहे थे। आखिर कौन आया है? कॉलोनी का रास्ता इतना पतला और छोटा था कि कार लेकर अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। विहान ने नव्या को इग्नोर करते हुए कहा, तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। विहान ने वॉच में टाइम देखकर आगे कहा, अभी 8 बज रहे हैं। 9 बजे तक तुम्हारा मिलना हो जाना चाहिए। अगर 1 मिनट भी लेट होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नव्या कार से उतरी और बिना विहान की तरफ देखे घर के अंदर जाने लगी। विहान ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे नव्या को जाता देख रहा था कि अचानक उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल उसकी माँ का था। विहान ने बातें करने में बिजी हो गया। नव्या घर के अंदर गई। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आंसू भी थे। अंदर जाते ही उसने आवाज़ लगाई, माँ। कनिका अंदर किचन में रोटियां सेक रही थी और जैसे ही उसने नव्या की आवाज़ सुनी, दौड़ लगाते हुए हॉल में आई और चौंकते हुए बोली, दी, और दौड़ते हुए नव्या के गले लग गई। कनिका और नव्या एक दूसरे के गले लगे हुए ही थे कि करिश्मा जी किचन में से गुस्से से निकली। कनिका को नव्या से अलग करते हुए कड़क आवाज़ में कड़वी जुबान बोली, तो बताइए मैडम, कैसे आना हुआ? मिसेस नव्या खुराना
यहाँ कैसे आना हुआ? नव्या को नीचे से ऊपर तक देखकर आगे बोली, कहीं आपकी साड़ी खराब ना हो जाए। आइए बैठिए, इतनी महंगी साड़ी है, कहीं इसमें धूल मिट्टी ना लग जाए। नव्या रोने के सिवाय कुछ नहीं बोल रही थी। करिश्मा जी दांत पीसते हुए आगे बोले, कैसे बैठेगी आप यहाँ इस छोटे से घर में? अब क्या उधर जाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिलता है जो यहाँ आ गई? करिश्मा जी भला बुरा बोल ही रही थी कि कनिका गुस्से से बोली, माँ आप क्या कर रही है? दी आई है, उनका भी घर है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? करिश्मा जी कनिका को उंगली दिखाते हुए बोली, तो बीच में नहीं बोलेगी, समझी? इसका और मेरा मामला है। नव्या के आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। नव्या दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कैसे बोलूँ? तुमने जो किया है इसकी वजह से हमें कितना झेलना पड़ रहा है उसका तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम तो मस्त बिजनेसमैन के साथ मज़े ले रही हो। नव्या बेचारी बने खड़ी थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। बोले तो किस मुंह से बोले और क्या बोले? करिश्मा जी आगे बोली, आखिर तुमने दिखा दिया अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया। तुम्हारा खून ही गंदा है। इस बड़े से बिजनेसमैन को कैसे फंसा लिया अपने जाल में? वैसे भी तुम भी अपनी माँ पर गई हो। करिश्मा जी को सुनाने में एक भी कमी नहीं रखी। नव्या को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे घुटन महसूस होने लगा। करिश्मा जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो यहाँ से चली जाए। नव्या एक मिनट भी ना गंवाते हुए घर से निकल गई। इतनी तेज़ रफ्तार से निकली कि कनिका चिल्लाती रह गई, दी दी करती रह गई। इधर विहान की बातें ख़त्म हो गई थी। वो फ़ोन को पॉकेट में रखकर आगे ही जा रहा था कि सामने से नव्या तूफान की तरह रोते हुए आ रही थी और विहान से टकरा गई। विहान ने पहले तो नीचे से ऊपर तक नव्या को देखा, फिर वॉच में टाइम देखकर कहा, तुम तो 20 मिनट में ही आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा मन अब यहाँ नहीं लग रहा हो? तुम्हें भी खुराना बेला का हवा लग गया हो? विहान ने इतना बोलकर नव्या की आंखों की तरफ देखने लगा जो कि झरने की तरह आंसू बह रहे थे। नव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो आकर गाड़ी में बैठ गई। विहान ने अपने होठों को गोल घुमाया और गर्दन को टेढ़ा करते हुए वो भी कार में बैठ गया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर नव्या को देख रहा था और कहा, इतने आंसू तो तुमने मेरे लिए भी नहीं गिराए होंगे जितना कि तुम अपनी फैमिली वालों के लिए गिरा रही हो। इतना तो तकलीफ़ मैंने तुम्हें नहीं दिया कि तुम्हारे अपने इतना तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। विहान ने झूठी स्माइल करते हुए आगे कहा, तुम वही हो ना जिसने अपनी फैमिली के लिए मुझसे शादी की है? तो अब क्या हो गया? यही फैमिली वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम हो बहुत मोटी चमड़ी। नव्या भूत बनकर बैठी थी और रोए जा रही थी। विहान ने कार स्टार्ट किया, टर्न लेकर कॉलोनी से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राज 3 दिन हो गया था। नव्या को ना देखकर पागल की तरह किए जा रहा था। राज के पास मोबाइल नहीं था, इसीलिए सबका इंतज़ार करता कि कब कोई आए और बताए कि नव्या कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है। विशाल जी, वसुंधरा जी, कबीर बार बार झूठ उनसे नहीं बोला जा रहा था। वसुंधरा जी को तो ऐसा लग रहा था कि वो सच बता दे कि नव्या कैसी लड़की है, उसने क्या किया है, पर सवाल उनके बेटे की तबीयत की थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बताना चाहती थी जब तक वो ठीक ना हो जाए। विशाल जी वार्ड के अंदर जब आए, उन्होंने अपने बेटे को लाचारी से देखते हुए उनके दिल में दर्द होने लगा। राज के पास बैठकर बोले, बेटा तुम्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। राज बेबसी से अपने पापा को देख रहा था और कहा, पापा मुझे पता है कि मुझे ठीक होने में वक्त लगेगा, पर मैं यही चाहता हूँ कि आज तीसरा दिन है, नव्या क्यों नहीं आई मुझसे मिलने के लिए? देखो बेटा, मनोहर जी की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से नव्या बिटिया नहीं आ पा रही है। तुम थोड़ा समझ कर लो, अभी उसे अपने पापा के पास रहना बहुत ज़रूरी है। उसके पापा को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो नहीं आ रही। पर उसने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है कि तुम अपनी तबीयत पर ध्यान दो, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। उसने
आपको मैसेज दिया पर मुझे नहीं, मैसेज भेज सकती है पर आ नहीं सकती। ऐसा तो नहीं, फिर भी क्यों ऐसा कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने पापा की तबीयत की वजह से नहीं आ रही है। उनकी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी वो ज़रूर आएगी। तब तक तुम अपनी तबीयत पर ध्यान दो। विशाल जी ने राज को बहुत मनाने के बाद आखिर राज मान ही गया और हाँ में गर्दन हिला दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। 2 दिन बाद मनोहर जी का डिस्चार्ज हो गया। वो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहे थे, पर जब वो घर आए तो नव्या को ना देखकर उन्हें वापस तकलीफ बढ़ने लगा। अपने घर में बेटी को ना देखकर वो बेचैन होने लगे। उन्होंने सोचा कि विहान खुराना के पास जाकर अपनी बेटी वापस लेकर आएंगे। सुबह सुबह मनोहर जी पड़ोसी के एक आदमी का सहारा लेकर अपने साथ खुराना वेला पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें पहले गार्ड ने रोक लिया। गार्ड सबसे पहले शिव को इन्फॉर्म किया कि नव्या के पिताजी आए हुए हैं। शिव ने गार्ड से कहा कि उन्हें अंदर भेज दो। गार्ड मनोहर जी को लिविंग एरिया तक छोड़कर चला गया। मनोहर जी 2 बार आवाज़ लगाए, नव्या बिटिया, नव्या बिटिया। एक सर्वेंट ने नव्या को नीचे बुलाकर लेकर आई। नव्या ने अपने पापा को देखकर सीढ़ियों से दौड़ लगाते हुए नीचे आकर पैर छू लिए और गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पापा को सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। शिव ने विहान को इन्फॉर्म कर दिया था कि नव्या के पापा आए हुए हैं। विहान ने कमरे से बाहर आया। सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में देखा बाप बेटी का मिलन और रोना धोना चालू है। विहान गर्दन टेढ़ा किया और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। विहान ने कोल्ड वॉइस में कहा, वेलकम बैक ससुर जी। आपकी सेहत को सही सलामत देखकर अच्छा लगा। पहले से और अब रिश्ते में फ़र्क तो है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बदलाव तो आया है। आदरणीय ससुर जी, अंदर आइए, सोफे पर बैठिए। वैसे ससुर जी, आपने आने में कष्ट क्यों किया? आप कह देते तो मैं ड्राइवर को भेज देता, वो सही सलामत आपको लेकर आता। आपको आने में तकलीफ़ हुआ होगा। नव्या चुपचाप खड़ी थी। मनोहर जी को अंदर से गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को ना दिखाते हुए शांत शब्दों में बोले, देखो जो भी हुआ इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तुम मेरी बेटी को सज़ा नहीं दे सकते, तो भलाई इसमें है कि उसे यहाँ से जाने दो। विहान ने पहले ये सब सुनकर सोफे पर बैठा और टेबल पर एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा दिया। अपने होठों को गोल घुमाकर कहा, आदरणीय ससुर जी, मांगा तो क्या मांगा, आपने कुछ और मांग लेते, पैसा, प्रॉपर्टी यूं ही दे देता मैं, पर आप जो मांग रहे हैं मैं उसे हरगिज़ नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल। इसके बदले आपको कुछ और चाहिए तो मांग सकते हैं। ये सुनकर मनोहर जी को गुस्सा आ गया। गुस्से में बोले, तुम मेरी बेटी का सौदा नहीं कर सकते, समझे? सौदा तो पहले ही हो चुका है आपकी बेटी के साथ। विहान ने बड़े रिलैक्स से कहा, ससुर जी, ये जो आपकी बेटी है 5 फुट 4 इंच गोरा रंग, मतलब कि अब ये मेरी बीवी है। ये कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये मैं तय करूँगा। ये क्या खाएगी कितना खाएगी ये भी मैं तय करूँगा। और 2 मिनट रुकने के बाद विहान ने आगे बोलना जारी रखा, वो क्या है ना, अब मेरा इसकी सांसों पर भी अधिकार है। ये सांस लेगी कि नहीं लेगी ये भी मैं तय करूँगा। ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जो तुम खेलो। मनोहर जी गुस्से में आग बबूले हो गए। उनका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। विहान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, सही कह रहे हैं ससुर जी, खिलौनों से खेलने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान कभी भी खेल सकता है। ये लाइन बोलते वक्त विहान ने नव्या की तरफ देखकर कहा। इतना बोलकर विहान जोर से शिव का नाम लेकर आवाज़ लगाया। शिव भागते हुए अंदर आया। जी बोलिए बॉस। आदरणीय ससुर जी को सही सलामत उनके घर छोड़ दो, ताकि उनकी सेहत पर कोई असर ना हो जाए, नहीं तो उनकी बेटी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी। शिव यस बॉस बोलकर मनोहर जी की तरफ बढ़ा और इज्जत के साथ कहा, सर चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मनोहर जी ने हाथ दिखाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते वक्त वो खांसने लगे। नव्या
अपने पापा की तरफ बढ़कर जल्दी से पानी का गिलास टेबल से उठाकर दी। मनोहर जी कहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो घर से बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि नव्या उनका हाथ पकड़ ली। 1 मिनट पापा, आप ऐसे नहीं जा सकते। नव्या इतना बोल विहान की तरफ देखकर बोली, मिस्टर विहान खुराना, आप मेरे पापा से माफ़ी मांगिए। विहान ने एक्टिंग करते हुए कहा, अपने कान में उंगली डालते हुए कहा, उफ, मेरे कान में कुछ चला गया है, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। विहान ने अब अपने सीरियस और रियलिटी में आते हुए कहा, विहान इस युग में किसी से माफ़ी नहीं मांगता बल्कि माफ़ी मंगवाता है। और रही बात तुम्हारे पिताश्री की, तो वो खुद चलकर आए हैं अपनी बेइज्जती करवाने। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, है ना ससुर जी? मनोहर जी की तरफ देखा। विहान मुस्कुरा दिया। मनोहर जी नव्या का हाथ पकड़ के बोले, बेटा रहने दो, इन जैसे लोग सिर्फ रिश्तों की कीमत लगा सकते हैं। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मनोहर जी 1 सेकंड नहीं रुके, तेज़ रफ्तार से निकल गए। मनोहर जी के जाने के बाद नव्या गुस्से से विहान की तरफ बढ़ी। उंगली दिखाते हुए विहान से बोली, किस हक से तुमने मेरे पापा की बेइज्जती किया? उसी हक से जिस हक से वो मेरे घर में आए। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पापा या मेरी फैमिली को बेइज्जती करने का, समझे? नव्या का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। विहान ने नव्या को इग्नोर करके आगे कदम बढ़ाया कि नव्या तेज़ आवाज़ में बोली, अगर मैं तुम्हारी फैमिली की ऐसे ही बेइज्जती करती तो तुम्हें कैसा लगता? विहान ने 2 कदम आगे बढ़ा था, पर फैमिली वाला वर्ड सुनकर गुस्से से पीछे मुड़ा। नव्या के करीब जाकर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना यही कि मैं तुम्हारे बाप की बेइज्जती करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? नव्या के मुंह से ये दोबारा सुनकर विहान को जले पर नमक डालने का काम कर रहा था। विहान ने नव्या के इतना करीब आ गया कि विहान का हाथ तुरंत नव्या की गर्दन के पीछे से बाल पकड़ा और अपने करीब करके कहा, अपनी औकात भूल गई हो तो याद दिला दूं, तुम इस घर की सर्वेंट हो तुम, और सर्वेंट मुझसे सवाल जवाब करे ये मुझे पसंद नहीं, समझी? अगली बार सोच समझ के बोलना, नहीं तो तुम्हारी वो दुर्दशा करूँगा किसी फिल्म में भी नहीं देखी होगी। नव्या अपने बाल छुड़ाते हुए कही, मेरी बातों से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो सोचो उस बेटी को कैसा लगता होगा जिसके सामने उसके बाप की बेइज्जती हो रही हो। मैंने तुम्हारे बाप को इनवाइट नहीं किया था कि आ बैल मुझे मार, समझी? वो खुद चलकर आए। नव्या ने ताकत लगा के विहान को धक्का दी, जिससे 1 कदम वो पीछे हुआ। नव्या के बाल पर विहान के हाथ ढीले हो गए। नव्या विहान पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मिस्टर विहान खुराना, तुम्हें मेरे पापा से माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो क्या स्वीटहार्ट? नव्या के फेस के करीब आके आगे कहा, तुम भी विहान खुराना बनना चाहती हो, नॉट बैड। मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख रही हो, वक्त लगेगा पर बन जाओगी। तुम्हारी भी तो कोई कमज़ोरी होगी, उस कमज़ोरी का पता लगाऊंगी। और तुमने तो सिर्फ मेरे पापा का इस तरह 4 दीवार के अंदर बेइज्जती किए हो, पर मैं तुम्हारी पूरी दुनिया में कर दूंगी। ये शब्द बोलते वक्त नव्या ने चुटकियां बजाते हुए कही थी। विहान ने नव्या के जबड़े को कस के पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई, खुलेआम मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझ नहीं आता। तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हॉस्पिटल में राज का हेल्थ कंडीशन आज सुबह से ख़राब हो रहा था, क्योंकि आज सुबह से ना वो खाना खा रहा था ना दवाइयाँ। उसे नव्या की बहुत फिक्र और याद आ रहा था। राज को इस तरह उदास और लाचार देखकर कबीर को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर क्या गलती है, क्यों इन्हें सज़ा मिल रही है? कबीर ये सब सोच रहा था। मुझे एक बार नव्या भाभी से बात करना ही होगा। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया मेरे भाई के साथ? उन्होंने भाई का ठीक होने का इंतज़ार नहीं किया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई उन्हें? एक दिन भी नहीं लगा, शादी कर लिया। मुझे भाभी से एक बार बात करना ही होगा। कबीर ने जल्दी से मोबाइल में नव्या का नंबर डायल किया। वेला में नव्या कब से अकेले कमरे में इधर से उधर घूम रही थी।
आखिर किस तरह से वो विहान खुराना से बदला ले। उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा मेरी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। माना मेरी गलती थी, मैंने आर्टिकल न्यूज़ पब्लिश की थी, पर इसमें मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं था। नव्या कमरे में अकेले बैठे ये सब सोच रही थी कि अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगा। मोबाइल में देखी तो कबीर नाम शो हो रहा था। कबीर का नाम देखकर नव्या को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिर क्या जवाब दे? मुझे बात करना ही होगा। इन दिनों में मैं उससे मिली नहीं, उसे मेरी फ़िक्र हो रही होगी, कहीं राज की तबीयत नहीं। नव्या ये सब सोच तुरंत कॉल पिक की। हेलो, स्लो वॉइस में बोली कबीर। हेलो नव्या भाभी, आप कहाँ हो, कैसी हो? नव्या ने जैसे ही कबीर के मुंह से भाभी वर्ड सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए और रुआंसी आवाज़ में बोलने की कोशिश की। नव्या को बोला नहीं जा रहा था। अपने आंसू पोंछकर बोली, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हाँ भाभी, मुझे पता चल गया है। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, सभी को पता चल गया है, सिवाय भाई को छोड़कर। ये सुनकर नव्या अपनी आंखें बंद कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भाभी, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया कि भाई सुबह से ना खाना खा रहे हैं, ना दवाई खा रहे। उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो रही है, तो मैं चाहता हूँ क्या आप एक बार उनसे मिल सकती है भाई के लिए? नव्या रोते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में पूछी। राज को क्या हुआ? क्या वो ठीक है? कबीर उदास होते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है भाभी, सब है, पर वो आपके लिए अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे आपसे मिलना है, आपसे बातें करना है भाभी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाई को कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आप मेरी वो नव्या भाभी हो, अपना फ़ायदा नहीं देखती कभी। कबीर, तुम जानते हो ना मैं किस दलदल में फंसी हूँ। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कबीर इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद नव्या ने अपने आंसू पोंछे और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मैं इस सनकी की वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकती। इसमें राज की कोई गलती नहीं है। मैं आ रही हूँ राज। नव्या विला से निकलने के लिए योजना बना ली थी, क्योंकि इस वक्त विहान घर पर नहीं था और नव्या विहान की गैर हाजिरी में विला से बाहर निकल गई। दोपहर का वक्त विहान अपनी कैबिन में बैठे सुबह जो हुआ वही सब सोच रहा था। उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा था। उसे बार बार नव्या के कहे गए शब्द कानों में चुभ रहे थे। विहान टेबल पर पेपर वेट को बार बार गोल गोल घुमाए जा रहा था कि दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पका रहा था। विहान ये सब सोचकर काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाओ। शिव अंदर आया और सर झुकाए हुए कहा, बॉस, मैम घर से भाग गई है। विहान जैसे ही सुना, उसका हाथ पेपर वेट पर कसते चला गया और दूसरे हाथ से टेबल पर ज़ोर से मारकर बोला, इस लड़की को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। बहुत हिम्मत बढ़ गई है। पता लगाओ कहाँ गई है। अपने बाप के घर गई होगी। 1 घंटे बाद शिव कैबिन में आया। नज़रें झुकाए कहा, बॉस, हर जगह पर पता लगाया, पर मैम का कोई पता नहीं चला। मैम अपने घर पर नहीं गई है। उनकी फ्रेंड नैना से भी पूछताछ किया, पर वहाँ पर भी नहीं गई। विहान चेयर पर बैठे सिर को नीचे टेक लगाकर मुंह पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, आखिर वो कहाँ जा सकती है। 2 मिनट के बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों टच करके होठों पर टैप कर कहा। विहान अंदर ही अंदर सोचे जा रहा था कहाँ जा सकती है कि अचानक उसे हॉस्पिटल याद आया। ओहो, तुम वहाँ हो, ठीक है, फिर मैं भी आ रहा हूँ। विहान ने शिव को कहा, गाड़ी निकालो जल्दी। 25 मिनट बाद सिटी हॉस्पिटल पहुँचते ही शिव ने पहले इंफॉर्मेशन काउंटर पर राज का पता लगाया। काउंटर पर जो आदमी था वो वार्ड नंबर 23 बताया। विहान ये सुनकर उस तरफ बढ़ गया। वार्ड के पास पहुंचकर विहान बाहर ही दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे से टेक लगाकर
दोनों हाथ जेब में डाले खड़ा हो गया। इस वक्त नव्या राज के बगल में बैठी उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। राज गहरी नींद में सोया था क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सोया हुआ था। नव्या राज के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। विहान ने अपने गुस्सैल आंखों से कड़क आवाज़ में कहा, इतनी फिक्र तुम मेरी नहीं कर रही हो जितनी कि पराए मर्दों की फिक्र किए जा रही हो। ये आवाज़ सुनते ही नव्या के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगा और वो पीछे मुड़कर विहान को देखकर घबराने लग गई। विहान ने पैर ज़ोर से लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चलते हुए आगे बढ़ा जहाँ पर नव्या बैठी थी। पास के टेबल पर फ्रूट और नाइफ़ रखा हुआ था। विहान ने नाइफ़ उठाया और उसे घूर घूर के देखते हुए कहा, जानती हो तुम ये कब कब काम आता है? एक तो फ्रूट काटने के लिए, दूसरा जान से मारने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा इस बेचारे को मैं दे देता हूँ। नव्या हड़बड़ाते हुए विहान के पास आकर विहान का हाथ पकड़ के हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। और नव्या के आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे। विहान ने नव्या को इतना रोता देखकर कहा, अरे अरे, इतना तो तुम मेरे लिए आंसू नहीं बहाती हो, जब देखो तब दूसरों के लिए आंसू बहाती रहती हो। नॉट बैड वाइफ, नॉट बैड। मुझे कोई धोखा दे, झूठ बोले, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। मैं वो हर एक शख्स को सज़ा देता हूँ जो मुझे धोखा दे और धोखे में रखे, पर मैं तुम्हारी सज़ा किसी और को देना चाहता हूँ। नव्या ने विहान के हाथ से नाइफ छीन के ज़मीन पर फेंक दिया। इन शोर शराबे से राज की नींद खुल गया और धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।